ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है सोलर इंडस्ट्री, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आज के टाइम में अगर कोई कस्टमर है, अगर वो सोलर लगाएगा तो वो क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या उसको अपनी एनर्जी फ्री करनी है। तो जब आप उसी को फ्री कर दोगे तो सोलर तो लगाएंगे ही नहीं लोग। काफ़ी सारे वेंडर्स यहाँ पर थे जो काम कर रहे थे, लोगों ने अपना बिजनेस जो है वो शट डाउन ही कर दिया। उनमें से कोई 20 से 25 साल के अगर कोई यंग लड़का ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो बिजनेस करना चाहता है, इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, दे डोंट हैव मनी, देन हाउ दे कैन अर्न मनी विद जीरो इन्वेस्टमेंट? जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया होगा, हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड एट दैट टाइम? मुझे दहेज के अंदर एक ऑल्टो कार मिली थी, तो मैंने उस पे लोन लेके मैंने 1,50,000 रुपए का लोन लिया था। अगर हम 2022 से अभी तक की हम कैलकुलेशंस देखें, गवर्नमेंट के ऊपर कोई आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो ना कि सिर्फ बिजली बनाती है बल्कि हमारा फ्यूचर भी ब्राइट करती है। और इसीलिए आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं, संग्राम सिंह शेखावत, जो इस एनर्जी में पिछले 10 सालों से काम कर रही है। एंड उनका मिशन है कि वो ना कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल में काम करें बल्कि इस एनर्जी में जो लोग आ रहे हैं उनको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल उनके पर्सनल और प्रोफेशनली उनके करियर में हेल्प करें। सो वेलकम टू आवर गेस्ट मिस्टर संग्राम सिंह शेखावत जी। सबसे पहले सर थैंक यू एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले सर हम सोलर इंडस्ट्री में काम करते हैं। सोलर आज 2026 में हम काम कर रहे हैं, थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें। जो हमारी कंपनी है सन रिफॉर्म इंडस्ट्री, आपने ये स्टार्ट कब करी थी ये कंपनी? देखिए, सन रिफॉर्म एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो मैंने स्टार्ट करी थी ये 2014 में स्टार्ट करी थी। अच्छा। और इसकी प्लानिंग अगर देखें तो 2-3 साल पहले ही हमने कर दी थी। अच्छा। तो ऑलरेडी मैं पहले एक कंपनी में एज अ कैलिफोर्निया की कंपनी में पीवी सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर जॉब करता था। एंड क्योंकि उस समय सोलर 2010 में पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की सोलर एनर्जी को लेकर, तो उस समय काफ़ी अलग अलग मोड आए थे कि कैसे इन्वेस्टर्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को मतलब आपके लैंड में लगा के एंड इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते हैं। उसमें REC मोड था, GNNSM मोड था, ओपन एक्सेस था। तो कुछ इसी सेगमेंट को लेकर मैं भी आया था इस इंडस्ट्री में। और 2014 में इस्टेब्लिश करने के बाद मैंने काफ़ी मेगावाट के स्केल के जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें डिज़ाइनिंग कर। क्या बात है जी। जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया होगा या 2017 में यू टॉक अबाउट, हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड एट दैट टाइम, एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट कि नहीं मेरे को अब इस इंडस्ट्री में जाना? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तब आपको शायद हंसी आएगी कि मुझे दहेज के अंदर एक ऑल्टो कार मिली थी। हैं? सीरियसली? हाँ। तो मैंने उस पे लोन लेके, कार पे लोन लेके? हाँ, मैंने 1,50,000 रुपए का लोन लिया था। अरे वाह। और उससे मैंने अपना बिजनेस मतलब स्टार्ट किया था। वाह। तो ये था कि उस समय कुछ एक सिचुएशन वैसी भी आई थी कि जनरली उस समय सोलर को कोई जानता ही नहीं था। ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। ओके। उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, वेल सेटिस्फाइड था। ओके ओके। लेकिन मैंने ये रिस्क लिया था एंड इवन मेरी शादी के जस्ट बाद में ही मुझे जॉब से फायर आउट कर दिया गया था। तो मैंने घर पे किसी को बताया भी नहीं था, क्योंकि एक शादी करने के बाद में फिर एक वो भी हो जाता। और मैंने 2-3 महीने के अंदर ये डिसीजन लिया था कि मैं अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करूँगा। और वो टाइम एक ऐसा टाइम था कि जब मैं दिन में लोगों से मिलता भी था और रात को मैंने अपने एक्सपेंसेस निकालने की, क्योंकि ऑर्डर्स ही नहीं होते थे ऐसे, तो रात को अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए मैंने फिर से एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। अच्छा। जो नाइट में मैं वहाँ जॉब करता था। दिन में आपकी कंपनी, नाइट में यू अगेन ज्वाइनिंग कॉल सेंटर टू अर्न द मनी। हाँ, वाह। क्योंकि घर के वो भी Of निकालने course. होते थे। हालांकि मेरे फादर जो हैं, हाँ, मतलब आर्मी बैकग्राउंड से हैं, डिफेंस से हैं। तो फैमिली का कभी ऐसा कोई प्रेशर रहा नहीं है। वैसे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, इवन मेरे फादर का जो है मुझे बहुत सपोर्ट रहा बिजनेस को लेकर। एंड धीरे धीरे मुझे एक पहला ऑर्डर मिला
वो 4 लाख रुपए का मिला था। पहला जो आपका जो 4 लाख का ऑर्डर था, जब आपने बिजनेस शुरू किया उसके कितने दिन बाद वो ऑर्डर मिला था आपका? लगभग 3 से 4 महीने बाद में। 3 से 4 महीने बाद। क्या चैलेंजेस रहे होंगे वो ऑर्डर लेने में आपको? उसमें बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि उस समय क्या होता था कि एक वो कोई दौसा साइड में था, राजस्थान में दौसा एक शहर पड़ता है, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि एक हमारी राजपूत कम्युनिटी के ही कोई थे, क्योंकि सोलर एक बहुत मतलब बड़ी चीज़ हुआ करती थी, तो उनके यहाँ जनरेटर जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो उन्होंने बैटरी वाला सिस्टम लगाया था ऑफ ग्रिड का। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में 15 के अंदर तो नेट मीटरिंग पॉलिसी आई गई थी, एंड फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी वाटर पंपिंग के काम भी किए राजस्थान में, बट चलता रहा। अगेन गुड गुड वेरी गुड। एंड राजस्थान से फिर मैं एक टाइम ऐसा भी आया कि हरियाणा के अंदर लोगों को अवेयर करता था, जो बड़े मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो होते थे उनके लिए, एंड पूरा लाइजनिंग वगैरह सारा करता था। एंड धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जो 2014 में आप देखेंगे कि सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, एंड राजस्थान के अंदर स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, तो वहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे वो ऑलरेडी बड़ा कॉर्पोरेट ले गया। तो फिर मैंने अपना रुख जो है हरियाणा की तरफ किया, और हरियाणा ने उस समय काफ़ी अच्छा किया है काम। फिर तो 10-12 साल का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, निचोड़ है कैसे हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, तो आज 2026 में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या नए कैरियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगर कोई नया पर्सन इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो? देखिए, नए इसके अंदर वैसे ये इंडस्ट्री जो है 2010 के बाद में आप देखेंगे तो बड़ा बूम आया है इसके अंदर। आप ये देखिए कि बड़े मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। इवन आपके अब गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, आप एमपी, तेलंगाना, कर्नाटक इनकी बात करें, तो बड़ी बड़ी जो आपकी बैरल लैंड्स हैं उनके ऊपर सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट परचेज कर रही है। अच्छा। एंड उसके बाद में अब जो नए स्कोप्स आ रहे हैं इसके अंदर, आज आप ये देखिए कि इवन आईटीआई के अंदर, या अगर हम एमटेक की भी बात करते हैं, तो सोलर का एक सेगमेंट ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आने वाले टाइम में सोलर के लिए बड़ा फ्यूचर है। और अगर न्यू एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी जनरेट हो रही हैं। काफ़ी ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम्स चला रखी हैं न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें वो कर सकते हैं। बैक टू द पॉइंट, अभी आप अपने करियर से रिलेटेड बात कर रहे थे, जब आपने 2010 में अपना अब जॉब में थे व्हेन यू रिजाइन, तो आपको क्या पॉइंट लगा कि मेरे को सोलर में ही जाना है या इसी इंडस्ट्री में जाना है? यू कैन चूज एनी अदर फील्ड, और भी सारे ऑप्शंस रहे होंगे आपके सामने, और उस टाइम पे तो ये थी भी नहीं, इतनी ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में भी नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि मैं लक वाइज ही इस इंडस्ट्री में घुस गया। वो लक मेरे को जानना है। क्योंकि मैंने वैसे बीटेक करी इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। तो उस समय जब हम देखते हैं 2005-06 का जो टाइम था जी, उस समय टेलीकम्युनिकेशन का मार्केट के अंदर बहुत बूम था। इवन आप कॉलेजेस वगैरह में भी देखेंगे तो मतलब 5-5, 6-6 लाख रुपए डोनेशन दे के, और एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट मिलती थी टेलीकम्युनिकेशन। तो जब मैंने किया तो उसके बाद में रिसेशन भी आ गया था इसके अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी, वो मात्र ये देखिए कि 3,000 रुपये से अपनी जॉब शुरू करी थी। 3,000 रुपये से? जी। क्योंकि एक्सपीरियंस लेना था। बिल्कुल। एंड फिर जब मुझे वो जॉब मतलब नहीं लगी, कि मतलब टाइमली पेमेंट्स भी नहीं मिलती थी, सैलरीज नहीं आती थी। अच्छा, 3,000 की जॉब भी टाइम पे पेमेंट नहीं होती? टाइम पे पेमेंट नहीं आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा ये है कि एक्चुअली आप बीपीओ इंडस्ट्री में आज जो हैं लड़के, आप देखिए अच्छा पैकेज लेते हैं, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये उस समय शुरुआत में लिया करते थे। तो मैंने आनन फानन में किसी कंसल्टेंट से वो ज्वाइन कर लिया जी। एंड उसके बाद में वो 1 साल ज्वाइन करने के बाद में मुझे ऐसे लगने लगा कि यार मैंने इंजीनियरिंग करी क्यों, अगर मुझे इसी जॉब में कॉलिंग में ही काम करना था। मैं एक ट्रैवल प्रोसेस के लिए काम करता था, जो इंटरनेशनल ट्रैवल प्रोसेस था एयरलाइंस के लिए। हालांकि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था,
अच्छा 20,000 रुपये सैलरी, सैटरडे संडे ऑफ। उस टाइम पे? हाँ, तो लेकिन एक अंदर से वो चीज़ हुई कि इंजीनियरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैंने लुधियाना के अंदर ही एक कंपनी सर्च करी एंड उसके बाद में मैं 5,000 रुपये पे सैलरी पे लगा वहाँ पर। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन था कि मैं अपनी फील्ड के अपनी अंदर। फील्ड में, दैट्स गुड। फिर मैं किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में गया, वहाँ पर भी मैंने देखा कि स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। फिर कोई मेरे एक नोन में कोई पर्सन मिले तो उन्होंने एक्चुअली मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन देखा। तो उन्होंने बोला कि यार एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, तो आप एक्चुअली क्या है कि उसके पास में जॉब क्यों नहीं करते कि अच्छा पैकेज है। अच्छा। एंड फाइनली मैंने 2008 के अंदर नेट्रोन रिसोर्सेस नाम की कंपनी है कैलिफोर्निया की, उसको ज्वाइन किया एज अ पीवी सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर। और अराउंड 5 to 6 years मैंने काम किया वहाँ पर। हम डिज़ाइनिंग करते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं लक वाइज कभी मैंने सोचा नहीं था इसके अंदर आने का, ओके। बट ये है कि इसी तरीके से मेरी 2008 में सोलर इंडस्ट्री में शुरुआत ज्वाइनिंग हुई जी। वेरी गुड सर। जैसे 2026 में अभी हम बैठे हैं, काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम एकदम तेज़ी से ग्रो हुआ है। अभी हम जैसे कंपैरिजन लेके चलें, मैं अभी लास्ट 2 वीक गुजरात में था और अभी हम पंजाब में यहाँ पे ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा वो है, अप टू 3,300 वाट तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमारे एक्चुअली सोलर एनर्जी जो पूरा इंडस्ट्री, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, आप सोलर बेसिकली क्या है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ओके, आज के टाइम में अगर कोई कस्टमर है, अगर वो सोलर लगाएगा तो वो क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या उसको अपनी एनर्जी फ्री करनी है। तो जब आप उसी को फ्री कर दोगे तो सोलर तो लगाएंगे ही नहीं लोग। जब आपने फ्री कर दी है तो क्यों लोग सोलर लगाएंगे? तो इम्पैक्ट तो अगर आप देखेंगे कि अगर आज हम पंजाब की बात करते हैं, जैसे पंजाब में मैंने 2017 में अपना बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। ये कंपनी 2014 राजस्थान से शुरू हुई थी, मैंने हरियाणा में काम किया है, फिर पंजाब में हम लोग 2017 से यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। तो जो हमने सिनेरियो देखा कि एक्चुअली 2017-18 में जब पेडा, जो पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वो एक नोडल एजेंसी हुआ करती थी और उसी के थ्रू प्रोजेक्ट लगते थे। तो उसके बाद में देखिए कि 18-19 में काफ़ी बूम आया। हम मतलब बड़े डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी हमने काम किया है। तो काफ़ी सारे वेंडर्स यहाँ पर थे जो काम कर रहे थे। लेकिन जब से 2022 में हम देखें कि एक्चुअली जब ये 300 यूनिट फ्री किए गए, उसके बाद में एकदम से जो वेंडर्स यहाँ काम कर रहे थे उनको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से मतलब अपना बिज़नेस या तो शिफ्ट करना पड़ा या लोगों ने अपना बिज़नेस जो है वो शट डाउन ही कर दिया। मतलब इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट पड़ा उसमें ओके। 300 यूनिट से, क्योंकि आज ये देखिए कि 300 यूनिट फ्री करना मतलब एक तरह से ये मान के चलिए कि आपने जिसका 3, 3.5, 4 हज़ार का बिजली का बिल आता है उसको आपने फ्री कर दिया। तो लोगों का ये आने लग गया उसके अंदर कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो वो सोलर क्यों लगाएंगे? बट ऑब्वियस यहाँ पर जनरेट करनी क्यों है, माइंडसेट ही नहीं होगा ना वो वाला। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है उस चीज़ का। और आप अगर हिमाचल में भी देखें तो हिमाचल में भी 125 यूनिट लोगों के इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। आज के टाइम पे मैं वहाँ की एसोसिएशन को लीड करता हूँ। वहाँ हिमाचल सोलर एसोसिएशन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमें वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि लोगों के घरों में 2-2, 3-3 कनेक्शंस लगे हुए हैं। तो आप अब 125 इंटू आप 3 कनेक्शन भी लगे हुए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट हालांकि सब्सिडी दे रही है, बट कस्टमर ये कहता है जी मेरे को आज 1 रुपया बिजली का बिल नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्यों सोलर लगाऊं? इवन दो उसको फिक्स चार्जेस भी नहीं आते। फिक्स चार्जेस भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हम पंजाब में बात करें तो सोलर लगाने के बाद में लेट सपोज आज आप हैं, आपने सोलर नहीं लगा रखा, तो अगर आप 300 यूनिट से नीचे वाले स्लैब में आते हैं
मीन्स वैसे 2 महीने से बिल आता है आपका, बिल्कुल। तो अगर आपका 550 या 599 यूनिट का आपका कंजम्पशन हुआ जी। तो आपको 1 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, इवन दो आपको फिक्स चार्जेस भी नहीं आएंगे। अगर एक घर में 2 कनेक्शन है। नहीं, आपने अगर आपने अपने ही घर के अंदर 1 मीटर आप ही के नाम से मीटर है और आपने 599 यूनिट का कंजम्पशन किया 2 महीने में। अच्छा, 2 महीने में। अच्छा, तो 1 महीने हमारा 300 वाट का हाँ, फ्री है। एक ओके, 300 यूनिट हो ठीक गया है। 1 महीने का, तो जी, 2 जी। महीने से बिल आता है ठीक आपका। है, ठीक है। तो 599 मतलब आप उस स्लैब में आ गए फ्री वाले में। अच्छा। आपको फिक्स चार्जेस भी नहीं देने हैं गवर्नमेंट ने, मतलब जो एक फिक्स चार्जेस हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो या नहीं करो, लेकिन इतना तो आपको चार्जेस पे करना ही पे है। करना ही करना तो है। आपको कोई भी फिक्स चार्जेस भी नहीं आ रहा। अच्छा, जो सोलर लगा लेता है जी। लेट सपोज, तो उसको फिक्स चार्जेस भी आते हैं अच्छा, एंड उसको वो 300 यूनिट का बेनिफिट भी नहीं मिल पाता। तो फिर तो कस्टमर ये कहता है जी फिर मैं सोलर लगाऊं क्यों? लगाऊं क्या? क्योंकि सोलर लगाने के बाद में मेरा फिक्स चार्जेस भी आने लग जाएगा, चार्जेस भी आने और लग ये जो जाएगा। 300 यूनिट जो मुझे फ्री मिल रही हैं ये भी मेरी बंद हो जाएगी। तो इसकी बजाय अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें ना, तो आज अगर हम 2022 से अभी तक की हम कैलकुलेशंस देखें तो ऑलमोस्ट एक 300 यूनिट फ्री कर देना, तो दैट मीन्स आपने एक कस्टमर का अराउंड 40 to 45,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने मंथली ईयरली उसका कम कर दिया। कम कर दिया। इसकी बजाय गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले सकती है कि एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आज की डेट में 78,000 की सब्सिडी दे रही है 78,000 सोलर लगाने पे। ओके। 3 किलोवाट का सिस्टम अगर कोई बेनिफिशियरी अपने घर पे लगाता है जी। तो उसको ऑन एंड एवरेज 1 किलोवाट का सिस्टम 4 यूनिट जनरेट करता है, तो दैट मीन्स वो 360 यूनिट्स मंथली जनरेट करेगा। ओके। तो 78,000 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे डिसीजन लेने चाहिए कि 1 लाख रुपए या सपोज 70,000 या 60,000 अपनी तरफ से वो इन्वेस्ट कर दे और कस्टमर का कुछ पार्ट ले ले, अपनी सब्सिडी दे दे, जिससे यहाँ लोगों का रुझान भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट के ऊपर कोई ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर भी नहीं आएगा एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएंगी। आप ये देखिए कि इतने वेंडर्स जो काम करते थे आज की डेट में वो वेंडर्स यहाँ से मतलब मूव कर चुके हैं। एंड अगर वो एक कंपनी भी अगर सपोज 1 करोड़ का टर्नओवर भी कर रही थी साल का, तो एक जीएसटी अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी जा रहा था एंड उनके पास में 2-2 3-3 अगर एम्प्लॉय भी काम कर रहे थे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। तो जो फ्री वाला जो कंसेप्ट है वो किसी न किसी तरीके से देखिए कि एक्चुअली है तो हार्मफुल है कि लोगों को एक्चुअली फ्री की आदत पड़ जाती है। फ्री की आदत पड़ गई है। हाँ, फ्री का खाना, फ्री की बिजली, फिर काम ही क्यों करना। तो इससे मैं ये कहूँ कि एक्चुअली अगर एक लैंग्वेज में बात करें कि लोग एक्चुअली निकम्मे हो जाते हैं कि काम ही नहीं करना जी। ट्रू। तो वो एक टेंडेंसी है। इसकी वजह जैसे आप यूपी का एग्जांपल ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश का, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 20,000 पर किलोवाट अपनी तरफ से सब्सिडी दे रहे हैं वो। अच्छा। तो वहाँ पर आज के टाइम पे देखें कि जो हम बात करते हैं कि अगर टॉप 5 स्टेट्स के अंदर आपका यूपी जो है वो काफ़ी आगे है, वहाँ पर काफ़ी सोलर लग रहे हैं। इवन लखनऊ वगैरह में आप देखिए कि आज इंडस्ट्री मतलब काफ़ी वेंडर्स जो हैं वो सोलर का काम कर रहे हैं। एंड इवन हम अगर पंजाब की बात करें तो हमारे यहीं के काफ़ी वेंडर्स हैं जो अब बिहार मूव कर चुके हैं। अच्छा। क्योंकि उनको बिहार में स्कोप काफ़ी आ गया है। राजस्थान में आप देखें तो अराउंड 1600 से 1700 वेंडर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं वहाँ पर। एंड वहाँ पर भी अच्छा काम हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 20,000 रुपये पर किलो मतलब सब्सिडी जो है वो एक्स्ट्रा और दे रही है। एंड आपके अब तो बैंक, नेशनलाइज बैंक भी जो है उन्होंने आपका 4.85 रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन देती है। बैंक ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पे लोन दे रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट नहीं देती। हाँ, अगर आप ऐसे लगाएंगे, कमर्शियल में लगाते हैं या पीएम सूर्य घर के अलावा आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें बैंक लोन नहीं करती है। स्पेशली पीएम सूर्य घर को, स्पेशली जो इस योजना के तहत। ओके। इस पे भी हम बात करेंगे सर। जैसे अभी आप कनेक्शन की बात कर रहे थे, तो जैसे पंजाब में तो जैसे सोलर से पहले
का जो माइंडसेट था, उस टाइम पे कनेक्शन लगाना पूरा प्रोसेस होता था, और अभी तो क्या कनेक्शन लेना आसान है या मुश्किल है? देखिए, मुश्किल तो हुई है इसमें कनेक्शन लेने में भी। एक आम कंज्यूमर के लिए कितनी दिक्कतें हो, चैलेंजेस आने लगे हैं? इससे क्या है, देखिए करप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप फ्री का आप दे रहे हो तो बट ऑब्वियस एक PSPCL या हम कोई भी डिस्कॉम की बात करें, किसी भी स्टेट के अंदर बात करते हैं, जब फ्री हो जाती है तो अगर आप ये देखिए कि वो सिंगल फेज़ का कनेक्शन ले रहा है, वैसे 3 फेज़ के लिए तो इन्होंने इस फ्री वाली स्कीम लागू ही नहीं होती है, सिंगल फेज़ के लिए ज़्यादातर लागू होती है ये। तो उसमें क्या होता है कि एक नया कोई घर बना रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना आज के टाइम पे एक काफ़ी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या जैसे कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, अगर थोड़ा सा डिटेल में बता सके तो? उसमें चैलेंजेस ये आते हैं कि उसको एक तो इजीली कनेक्शन नहीं मिल पाता, और दूसरा ये होता है कि अगर कनेक्शन दिया भी जाता है तो मतलब काफ़ी उसको हैरेसमेंट जो है वो करनी पड़ती है, उसको काफ़ी अप्रोच लगानी पड़ती है। तो इस तरीके, क्योंकि बट ऑब्वियस एक आप पहले से इतने सारे कस्टमर्स आपके फ्री वाले हैं और आप अगर दूसरों को वो देते जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का भी ये प्रेशर आता है कि भाई फ्री वाले जो कनेक्शंस हैं उनको कम बांटा जाए। उनको कैसे पता चलता है ये फ्री वाला है? वो तो बिल आने के बाद ही कंफर्म होगा वो ना? सिंगल फेज कनेक्शन अगर कोई अप्लाई कर रहा है 3-4 किलोवाट का, तो उनको पता है कि ये 300 यूनिट के स्लैब में ही आएगा। अच्छा, और इससे ज़्यादा ही खर्च करेगा नहीं? 3 फेज कनेक्शंस जो हैं उनको तो वो वैसे ही उस स्लैब में रखते नहीं है, तो वहाँ पर इजीली मिल जाता है। तो सरकार को, गवर्नमेंट को वैसे भी दूसरे स्टेट से हम उधार लेके बिजली लेके आ रहे हैं और अपने लोगों को फ्री में। हाँ, इस पे देखिए थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर इस तरीके से ये चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम काफ़ी बैक हो जाएंगे। आप 2019 में अगर हम देखें तो सोलर जो है, पंजाब जो है सोलर इंडस्ट्री में मतलब टॉप 10 में आता था स्टेट्स में। इवन यहाँ के लोगों की मेंटालिटी वैसी है कि ये मतलब पैसे को खर्च करना वो करते हैं, नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसको अडॉप्ट करते हैं। हम देखिए कि यहाँ पर कैनेडियन सोलर जो आपकी वर्ल्ड में टॉप 3 में आती है कंपनी, काफ़ी अच्छा पैनल माना जाता है। तो लोगों की यहाँ डिमांड होती थी कि हमें चाहे महंगा हो लेकिन कैनेडियन सोलर लगाना है पैनल। तो काफ़ी हमने यहाँ पर कैनेडियन सोलर में और नॉर्मल सोलर में क्या फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा ये डिटेल में? बेसिकली ब्रांड्स होते हैं। अच्छा जैसे हम बात करते हैं टाटा है, अच्छा, अडानी है, अच्छा। ओके, वैसे कैनेडियन सोलर और कुछ टॉप मोस्ट ब्रांड है, ट्रीना है, लॉन्जी है, तो ये US बेस है। हालांकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के अंदर ही है, लेकिन मतलब अच्छी क्वालिटी के पैनल्स ये बनाते हैं। तो उसकी काफ़ी डिमांड्स हुआ करती थी, लेकिन जब से फ्री वाला आया है तो लोगों को थोड़ा सा रुझान कम हो गया। जैसे सर अभी आप चाइना की बात कर रहे थे, तो पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी में सबसे आगे कौन सी कंट्री है कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग अगर उसमें देखें तो चाइना जो है आज के टाइम पे बहुत अच्छा, आगे मैन्युफैक्चरिंग में और कंजप्शन में? कंजम्पशन में भी चाइना बहुत आगे है, क्योंकि अच्छा, इंडिया हमारा कौन से नंबर पे आता है? इंडिया देखिए अब ग्रोथ कर रहा है काफ़ी, क्योंकि 2019 के अंदर ALLM की पॉलिसी भी लाई गई। मतलब पहले होता ये था कि लेट सपोज किसी ब्रांड को XYZ, लेट सपोज आज सन रिफॉर्म को ही अगर पैनल्स लेने हैं तो उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 से पहले की। अच्छा, लेकिन 2019 के बाद में गवर्नमेंट ने ये रूल लागू कर दिया कि आप मटेरियल बाहर से ले सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आपको असेंबलिंग जो है वो यहाँ करनी पड़ेगी। ओके। तो उसके बाद में आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां जैसे जो आपका एक्सपोर्ट करती थी यहाँ पर, तो काफ़ी कम हो गया है। एंड अब तो गवर्नमेंट जो है वो DCR की पॉलिसी भी लेके आ गई है कि सब्सिडी के अंदर आपका पहले सेल भी बाहर से आता था, अब ये हो गया कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि सब्सिडी के अंदर अगर आपको पैनल लगाने हैं, सिस्टम लगाना है, तो आपको डोमेस्टिक सेल ही यूज़ करना पड़ेगा। बाकी कमर्शियल के अंदर आपका सेल जो है वो बाहर से तो इम्पोर्ट जो हो, डोमेस्टिक जो सेल है वो हमारा इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है या वो भी बाहर से आता है? नहीं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। ओके। आपका जितने भी आपके सब्सिडी बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके उनमें जो भी पैनल्स लगते हैं वो सारे इंडिया में ही, उनके सेल
उनका जो फ्रेम होता है, ग्लास होता है, वो सारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। ये सेल बेसिकली है क्या हमारे पैनल के अंदर? सेल बेसिकली आप कह सकते हैं जो सिलिकॉन जो होते हैं आपके, जिनसे मतलब पैनल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उनको सेल बोला जाता है। आपने देखा होगा पैनल्स के ऊपर, आपने कभी सोलर पैनल को नोट किया होगा तो देखिएगा कि उसके अंदर काफ़ी का बॉक्सेस से बने रहते हैं, तो काफ़ी थिन होते हैं तो वो सेल जो होता है वो पहले इंपोर्ट किया जाता था। अब ये है कि इंडिया के अब अंदर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। ओके। लेकिन सब्सिडी वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो सेल जो पैनल है वो इंडियन सेल से ही बना होना चाहिए। लेकिन अगर आप कमर्शियल में हैं तो कमर्शियल में आपको पूरी छूट है कि आप इम्पोर्टेड जो सेल है उससे मैन्युफैक्चर पैनल भी ले सकते हैं। एंड अभी 2026 जून के अंदर तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी और लेके आ रही है कि अब आप चाहे कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो, चाहे सब्सिडी में लगाएं चाहे नॉन सब्सिडी में लगाएं, आपका जो सेल होगा वो इंडिया में ही बना हुआ होना चाहिए। अब आप सेल भी बाहर से नहीं ला इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो कंफ्यूजन खत्म कर दी गवर्नमेंट ने कि इधर जाना है उधर जाना, आपको बस एक ही ऑप्शन है, वही सिलेक्ट करना। हाँ, इससे देखिए कि एक्चुअली आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि पहले हमें ये पता नहीं कि एक्चुअली आप जो क्वालिटी ले रहे हैं चाइना से वो कैसी ले रहे हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो हर तरीके के बनाता है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको चाहिए क्या, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, क्वालिटी भी होती है। ट्रू ट्रू ट्रू। सर जैसे गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट की जैसे आप सूर्यघर योजना की बात कर रहे थे सब्सिडी में, ये एक्चुअली योजना स्टार्ट कब हुई और इससे कोई कंज्यूमर या रेजिडेंशियल या कमर्शियल में कैसे बेनिफिट उठा सकता है इसका? देखिए, जो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी थी। आप देखिए कि सब्सिडी जो है वो रूफटॉप में किसी को अगर अपने रेजिडेंशियल पे सिस्टम लगाना है तो 2015 की पॉलिसी आप उठा के देखिए तो MNRE जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो उस समय 500 किलोवाट तक सब्सिडी देती थी। एंड आपके नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती थी उनको सभी को सब्सिडियाँ मिलती थी, इवन रेजिडेंशियल्स को भी मिलती थी। तो उस समय ये हुआ कि एक्चुअली ये नोडल एजेंसियों के थ्रू रूट होता था। नोडल एजेंसियां बेसिकली स्टेट के अंदर काम करती थी एंड वो वेंडर अपना वो करती थी, बट ये स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई पूरी। एंड फाइनली 2024 के अंदर 22 जनवरी 2024 की हम बात करते हैं तो आपको ये डेट शायद याद भी होगी कि इस दिन हम राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में। तो उसी दिन ये पॉलिसी लॉन्च करी गई थी जिसका टारगेट ये है कि 1 करोड़ घरों को सोलराइज करना। तो अगर आप ये देखिए कि 1 करोड़ घरों को सोलराइज करना, दैट मीन्स अगर एक घर पे 3 किलोवाट का सिस्टम भी लगता है तो 30 गीगावाट की एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जो अपने आप में बहुत एक छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा टारगेट है। हाँ। अब तक जैसे आप 2024 से 25-26, हम 2026 में आ गए, कितने कनेक्शन या कितने प्लांट्स लग चुके होंगे सूर्यघर योजना अभी तक? देखिए कि अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इसके अंदर आपका 25 से 30 लाख की इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं। 25 से 30 लाख की ऑल ओवर इंडिया, पूरे पैन इंडिया? ओके, पूरे पैन इंडिया में। और अगर हम टॉप 5 स्टेट्स में इसमें बात करते हैं तो आपका गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है एंड केरला है। गुजरात इज द नंबर 1 स्टेट। गुजरात इज नंबर 1 बिकॉज गुजरात में आप ये देखिए कि शुरू से काफ़ी लोगों का रुझान है इस सोलर की तरफ। वहाँ पर तो आप देखेंगे जो कैनाल्स हैं उनके ऊपर भी सोलर लगाए हुए हैं। एंड दूसरा ये है कि एक्चुअली वहाँ के लोग अवेयर हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ये पॉलिसी हो रही है और गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी प्रोसेस को काफ़ी इजी कर दिया है प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में। क्योंकि पहले ये होता था कि एक्चुअली इसमें जो सोलर लगाया जाता है वो बेसिकली आपका नेट मीटरिंग में होना चाहिए। नेट मीटरिंग मतलब आपका PSPCL से या जो भी डिस्कॉम है स्टेट के अंदर जी, PSPCL मुझे नाम इसलिए आ रहा है बार बार क्योंकि पंजाब में जो भी डिस्कॉम है वो आपको मीटरिंग के लिए अलाउ करता है। नेट मीटरिंग कनेक्शन के लिए आपको अप्रूवल लेना होता है। तो अप्रूवल के लिए ये होता है कि आपको JEE
के पास जाना है, एसडीओ के पास में जाना है। तो ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, ये एक सेंट्रलाइज योजना है। अच्छा। अब आपको या वेंडर को, मतलब कस्टमर को या वेंडर को, आपको मतलब डिपार्टमेंट में चक्कर नहीं लगाने, आपको डायरेक्टली पीएम सूर्य घर पोर्टल पे अप्लाई करना है। अच्छा। एंड वो जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी शो होने लग जाती है एक्सीएन को अपने पोर्टल के ऊपर। अच्छा। टैट होता है इसका कि 5 से 10 दिन के अंदर अप्रूवल देना होता है। और वैसे तो अब तो पीएम सूर्य घर योजना को सक्सेसफुल करने के लिए इन्होंने ऑटोमेटिकली अप्रूवल दे दिया है उसको, कि 10 किलोवाट तक कोई भी सिस्टम लगाता है उसको ऑटो अप्रूवल आ जाता है। कोई फीस होती है रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म फिल करने नहीं, की? इसके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, होती, कोई चार्जेस नहीं होते। जस्ट पीएम सूर्य घर पोर्टल पे जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप अप्लाई कीजिए। वहीं पर ही आपके पास में ऑप्शन आ जाता है कि आप लोन लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए तक आज के टाइम पे जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं जी। वो आपका इसका लोन कर रहे हैं, क्या बात है। जिसमें आपका कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। एंड 2 लाख रुपए तो तक काफी इजी प्रोसेस कर दिया उन्होंने। 90% तक फंडिंग हो जाती है। तो आज के टाइम पे ये मान के कोई इतना वो रहा नहीं है कि कस्टमर को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता। ओके। एंड उसको सब्सिडी भी आ जाती है। एंड जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका अगर हम बिजली का बिल कैलकुलेट करें तो उससे मतलब आधी से भी आधी आपकी ईएमआई है, क्योंकि 4.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता। जैसे अभी आप गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात इज द नंबर 1 स्टेट। मैं इसलिए बार बार गुजरात पे जिक्र करते हैं, मेरे इन-लॉज गुजरात से हैं जी। तो मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं हर घर में एवरी सिंगल हाउस ऑन द रूफटॉप, अभी मकर संक्रांति पर रिसेंटली आई वाज देयर, तो वहाँ पे ना प्रॉब्लम आ रही थी पतंग उड़ाने में, क्योंकि जिस घर पे रूफटॉप पे पैनल लगा है ना, उनको दूसरों की छतों पर जाना पड़ता है जहाँ पे स्पेस होता है। जी। सो बट दैट्स द फनीएस्ट पार्ट कि जहाँ पंजाब में वो अभी कल्चर पता नहीं कब आएगा, जब सब्सिडी इज फ्री बीज के चक्कर में, आई डोंट नो, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा उनको डिसएडवांटेज रहता है। वो चलो कल्चरल पार्ट है, बट एक्चुअली यू सेड ट्रू कि हर घर में और फ्री वीज तो है नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी तो है कि लोगों को गवर्नमेंट से लोन, बैंक से लोन ले लिया और एक तरीके से ईएमआई जा रही है, वो भी उनकी आधी से आधी रह जाती है। जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा उससे भी कम। आप एक सिंपल 3 किलोवाट की कैलकुलेशन देखें तो आज के टाइम पे आपको सिस्टम 1,90,000 से 2 लाख रुपए तक कॉस्ट करता है। इसमें से 78,000 को आपकी सब्सिडी आ जाएगी। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि अगर आप 1,90,000 का भी लोन करवाते हैं तो आपको 1,900 रुपये की किश्त आती है। जबकि आप इलेक्ट्रिसिटी अगर 360 यूनिट की बात करते हैं तो आप 10 रुपये पर यूनिट का भी एवरेज लगाइए तो आपका 3,600 to 4,000 की आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अब आप ये देख लीजिए कि 1,900 रुपये आप किश्त दे रहे हैं, वो भी 10 साल के लिए, और उसमें से भी चलिए सब्सिडी आ गई, आप सब्सिडी जमा करवा दीजिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सर जैसे आप 2 लाख रुपए तक का, अगर कोई पर्सन 2 लाख रुपए लोन लेके अपने घर में सोलर करता है, अगर हम पंजाब की बात किया एनी अदर स्टेट, तो वो कितने टाइम तक उसकी कॉस्ट रिकवर हो पाएगी? देखिए आज के टाइम पे अगर हम 2 लाख रुपए की बात करते हैं और 3 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एक 3 किलोवाट का सिस्टम ऑन एंड एवरेज आपका 40 to 45,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग कर देता है। आप 40 to 45,000 पर ईयर। ओके। अगर हम आज की रेट को पकड़ के चलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आज के टाइम पे हम 10 रुपीज़ कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से देखें कि आप 1,90,000 में से 78,000 की आपको सब्सिडी आ गई तो 1,12,000 रुपये, 45,000 रुपये आपकी पर ईयर की सेविंग हो रही है। तो आपने अपना सिस्टम जो हो गया अराउंड 2 से 2.25 साल के अंदर, 2.5 साल में आपने फ्री कर लिया। उसके बाद में आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। वाओ। और ये कैलकुलेशन ना आधे से ज़्यादा लोग कर नहीं पाते जी। और दूसरा इसमें ये भी है कि आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो हर साल इंक्रीज होता है। अच्छा। लेकिन आपने अपने रेट को फिक्स कर लिया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जो नेट मीटरिंग के अंदर गवर्नमेंट दे रही है तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के बदले इलेक्ट्रिसिटी ही मिलेगी, जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी है। जो मैं पंजाब की बात करूं, अदर स्टेट्स में जैसे नेट मीटरिंग के अलावा नेट बिलिंग भी है,
तो उसमें ये होता है कि आपको पैसा भी मिलता है अगर इलेक्ट्रिसिटी आप ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, यूज़ नहीं कर पा रहे हो। इवन हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ अपनी जो कैलकुलेशन है इनकी, वो एक्सेस एनर्जी के लिए वो पे भी करते हैं। आपका इनका जो रेट है वो 4 से ₹4.25 पर यूनिट का है। अच्छा, तो 4 से ₹4.25 पर यूनिट का। अच्छा, वो पे पंजाब करते में हैं यानी आपको। कि महंगा है। पंजाब में ये वाली पॉलिसी नहीं है। अच्छा, पंजाब में ये होता है कि आपका 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक का साइकिल चलता है। अगर लेट सपोज आपने पूरे साल में 7,000 यूनिट जनरेट किए और आपने यूटिलाइज नहीं किए, ओके। तो वो 1 अक्टूबर के आपके लैप्स हो जाते हैं, वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे। चंडीगढ़ में अगर जैसे हम बात करें, चंडीगढ़ में कितने सोलर पैनल लगे होंगे, नहीं आइडिया, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो? देखिए चंडीगढ़ का अगर हम टारगेट की बात करें तो चंडीगढ़ को टारगेट है पीएम सूर्यघर का, आपका 10,000 इंस्टॉलेशंस करनी है इनको। 10,000 पर ईयर या पूरा टारगेट है 10,000। अच्छा, 10,000 मतलब 10,000 घरों पे सोलर लगा होना चाहिए। अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी तक 700 to 800 ही अचीव हो पाया है। अच्छा, इतना कम क्यों? उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो चंडीगढ़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है फिर और वही फ्री दूसरा वाला। ये चलिए वहाँ पर ये फ्री वाला भी आप छोड़ दीजिए कि वहाँ की जो कोठियाँ हैं वो 1 कनाल 2 कनाल है, ठीक है, पर एंड स्पेस तो बहुत है कोठियों में। करोड़पति लोग रहते हैं, हाँ, पैसा भी बहुत है। तो वो एक्चुअली इतना केयर नहीं करते। वो बोलते हैं कि मैं अपना सोलर लगा के, जैसे आपने बताया कि आप गुजरात में गए तो आपने देखा कि लोगों के घरों के ऊपर सोलर लगे हुए हैं, हाइट पे लगे हुए हैं, तो नीचे से दिखते हैं। तो यहाँ के लोगों की मेंटालिटी वैसी है कि वो ये करोड़ों की जो कोठियाँ हैं वो ये कहते हैं जी हम अपने घर का ना लुक नहीं ख़राब करना चाहते, हम 10-15 हज़ार रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देंगे। पे कर देंगे। तो कुछ ये रीज़न भी तो ये है भी कि एक यहाँ माइंडसेट है जिसकी हाँ। वजह से लोग उसको अवॉइड कर अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि लोगों को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, अवेयरनेस अवेयरनेस हाँ, थोड़ी सी, कि लोगों को ये राइट। पता पड़े कि एक्चुअली हाँ हमें लगाना। हाँ, बीच में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया भी था इसको, अच्छा, लेकिन एक्चुअली वो अब नहीं चल पाया उसमें, क्योंकि आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर फोर्स सकते नहीं कर सकते। कि आपको सोलर लगाना है, वो कस्टमर की अपनी चॉइस है। इसके लिए कुछ सर हमने एडवांटेज तो हमने बात कर ली, लगाने के बाद कुछ रिस्क भी रहते हैं, उनकी मेंटेनेंस रिस्क या अब और भी चैलेंजेस की, लगाने के बाद उनको कोई शॉक लगना या क्लाइमेट आंधी तूफान में? देखिए वैसे तो आपका जो भी वेंडर लगा रहा है वो इंस्टॉलेशन आपकी परफेक्ट ही करेगा। ओके। इसमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि एक्चुअली आप जिससे भी लगवाएं वो एटलीस्ट वेंडर 3-4 साल पुराना हो, मार्केट में काम किया हो और आपके नियर बाय में कहीं उसने इंस्टॉलेशंस भी करी हो आपके रेफरेंस में, ठीक है। तो ये होता है कि आप अगर आपकी इंस्टॉलेशन परफेक्ट नहीं है तो बट ऑब्वियस आपका सिस्टम आंधी तूफान में उड़ सकता है। डैमेज हो जाएगा। हाँ, तो आपका ये है कि इंस्टॉलेशंस करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आज के टाइम पे नट बोल्टिंग यूज़ होती है। आपने जैसे राजस्थान गुजरात वगैरह में आपने बात करी, जी। तो आप ये देखिए कि वहाँ पर जो पैनल्स जो इंस्टॉलेशंस होती है वो नट बोल्टिंग पे होती है। तो नट बोल्टिंग में क्या होता है कि आपका सिस्टम जो होता है वो इतना जल्दी आंधी तूफान में हिलता नहीं है। आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए उसके अंदर, तो ये काफ़ी मैटर करता है आपका। सर जैसे हम चंडीगढ़ में रेजिडेंशियल हो गया, आउटसाइड काफ़ी सारे कमर्शियल, तो सोलर का जो एडॉप्टेशन है वो रेजिडेंशियल में ज़्यादा हो रहा है इस समय या कमर्शियल में या मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग? देखिए रेजिडेंशियल में ज़्यादा है ये, अच्छा। एंड इवन दो कमर्शियल इंडस्ट्रियाँ भी कर रही हैं इसको, लेकिन कमर्शियल पे जब चले जाते हैं हम, तो एक एक्चुअली क्या होता है कि आज के टाइम पे कोई भी अपना बिजनेस लेके बैठा है या कोई इंडस्ट्री लेके बैठा हुआ है, तो वो एक अनसर्टेनिटी में रहता है बंदा कि यार लेट सपोज मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर ली और कल को मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, तो मैं मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। तो कमर्शियल में मोस्टली माइंडसेट लोगों का ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं, पता नहीं कल को हमारा बिजनेस किस सिचुएशन में रहेगा। तो इसी वजह से लोगों का रेजिडेंशियल की तरफ रुझान ज़्यादा है। कमर्शियल में भी आ रहे हैं, जैसे अगर आप देखें कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो हैं इनको गवर्नमेंट की अपनी कुछ सब्सिडी है, तो उसमें भी काफ़ी हो रहा है ये। कमर्शियल में भी लोग लगा रहे हैं। अच्छा, यू मीन टू से कि
बिजनेस में हमें नहीं पता कि हमारा बिजनेस 2 साल 3 साल या कब तक, सो दैट्स वाई कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन रेजिडेंशियल में Exactly. लोगों को पता है कि मेरे को रहना तो है ही है हाँ, सारी जिंदगी, बिल्कुल। तो एक बार लगा के वो काम और खत्म करो। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, और एक ये का हो जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि पीएम सूर्यघर में बैंक आपको इजीली फाइनेंस। तो लोन और सब्सिडी ये तो कमर्शियल में भी होती होगी ना सर, उसमें भी देखिए- देती है गवर्नमेंट या नहीं देती? नहीं, उसमें आपकी सब्सिडी नहीं है, अच्छा, लेकिन ये मान के ये चलिए तो गलत बात है। नहीं, उसमें देखिए कि आपका सब्सिडी नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट उसमें भी अच्छा खासा है। अच्छा, आप 10 किलोवाट का अगर सोलर प्लांट लगाते हैं तो ये देखिए कि आपको जो कॉस्ट करता है वो 3.25 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक कॉस्ट करता है। अच्छा, और उसमें आपको कमर्शियल के अंदर आपको जीएसटी का बेनिफिट भी मिल जाता है, ओके, जो आज की डेट में 8.9% जीएसटी का बेनिफिट है आपको। जी जी, और अगर रेजिडेंशियल में जाते हैं उसमें, तो रेजिडेंशियल में उसको डीसीआर का पैनल लगाना पड़ता है। अगर डीसीआर के पैनल की मैं कॉस्ट की बात और करूं, कमर्शियल में कौन सा पैनल लगता है? नॉन डीसीआर आपका। अच्छा, दोनों में फर्क क्या रहता है? दोनों में फर्क ये रहता है कि एक का जो सेल है हाँ। वो इम्पोर्टेड है, अच्छा, एक का जो सेल है वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड। ओके, जो नॉन डीसीआर क्या होता है वो इम्पोर्टेड होता है? नॉन डीसीआर में इम्पोर्टेड यूज कर सकते हो आप, ओके। आपके पास में मतलब और डीसीआर option है। में? आपको इंडियन Manufacturing, मेक ही यूज ओके। करना पड़ेगा, तो इंडियन मेक आपका कॉस्टली होता है। तो वो एक तो benefit- एक तरह से अगर वो जीएसटी का बेनिफिट देखे या बाकी देखे तो उसको एक तरह से सब्सिडी मिल रही है। नॉन डीसीआर वाला जो आपका सिस्टम होता है वो वैसे ही आपका बहुत कम कॉस्ट पे लगता है। सर अभी कल जैसे मैं एक इवेंट के दौरान बद्दी गया था, तो ना ऐसी बात चल रही थी, वहाँ से एक क्वेश्चन मेरे को एक थॉट दिमाग में आया, जैसे हमें यहाँ पे ना गाड़ियों का, बाइक का बड़ा शौक होता है और हर जगह पे होता है, एक प्लेजर है, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम अपने गाड़ी के छत के ऊपर या बाइक के ऊपर ही सोलर पैनल लगा दें, वो बैटरी से हमारी बाइक कार रिचार्ज होती रहे, उसी से चलती रहे? देखिए, ऐसी चीज़ें जो है इवन अगर चाइना बात करे तो वहाँ पर ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, लेकिन मैं इंडिया में बात करूँ तो हाँ, कुछ आपका राजस्थान के अंदर कुछ रेलवे ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर। क्योंकि जब आप गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं तो गाड़ी का आपका एरिया कितना होता है, आप एक पैनल का एरिया अगर देखते हैं आज की डेट में हमारे जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो 4x7 का होता है, मतलब 4 फुट इसकी चौड़ाई होती है, 7 फीट उसकी लंबाई होती है। तो आप अगर उसको पैनल को लगाएंगे तो 500 वाट का पैनल है आपका। अच्छा, 500 वाट मतलब आधा किलोवाट। तो आई डोंट थिंक कि वो एक्चुअली आपकी पूरी एनर्जी को कर सकता है उसमें। और दूसरा ये होता है कि आप अगर उसको छत के ऊपर लगा भी दोगे, गाड़ी की छत के ऊपर, तो जब गाड़ी मूव करती है तो हवा चलती है, तो उससे उसका टेम्परेचर जो होता है वो रिड्यूस होगा, तो वैसे उसकी एफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उससे कार की एवरेज माइलेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, उस पर भी फर्क पड़ेगा। एंड लेकिन अभी ऐसा कोई कंसेप्ट ऐसा इंडिया नहीं। में आया Because इन फ्यूचर देखिए हो सकता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, मैं ये नहीं कहता कि आने वाले टाइम में नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि स्पेस में भी एक्चुअली सोलर पैनल्स काम कर रहे हैं। स्पेस में? हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक्चुअली आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कुछ ऐसे कॉम्पैक्ट पैनल्स बनने लग जाएं जिससे बाइक वगैरह और कार वगैरह भी इससे चलने लग जाए। सेकंड रीजन आस्किंग टू दिस क्वेश्चन बिकॉज अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था, वहाँ पर एक और कंपनी से मिला, उनके पास ना इतनी पतली लेयर जैसी शीट थी सोलर पैनल की, मतलब वेरी इजी टू कैरी, जिसको कार के नीचे या साइड में जैसे पतली सी शीट होती है पेपर जैसी, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल, हल्की, तो उसको हम दीवार पे, छत पे, कहीं पे भी सेट करते हैं, वो कर सकते हैं। तो इफ इट इज पॉसिबल तो वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी हो सकती है, क्योंकि आज हम देखें तो आपके जो पैनल्स हैं ना, आपके फोल्डेबल पैनल्स उनको बोलते हैं, तो वो अगर इंडिया में देखें तो उसकी कॉस्ट जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। ओके, तो आज हम ये देखिए कि हम इसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मतलब वो तो हमारे लिए बड़ा वो है। तो कहीं ना कहीं उससे कॉस्ट भी जब हमारी कम हो जाएगी इंस्टॉलेशन की या उसकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम वो चीज़ पॉसिबल उसमें अभी हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा पड़ रहा है। ट्रू। सर, जैसे अभी इस कैमरे के पीछे काफ़ी सारे लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनमें से कोई 20-22 साल 20 से 25 साल के अगर कोई यंग लड़का
ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो बिजनेस करना चाहता है, इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, एंड दे डोंट हैव मनी, देन हाउ दे कैन अर्न मनी इफ अर्न एंड दे डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट, विद जीरो इन्वेस्टमेंट? देखिए, सबसे पहले तो आज के टाइम पे मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री, इसमें मैं 12 साल से मतलब वर्किंग कर रहा हूँ। मतलब 2014 से अगर देखें तो मैंने ये देखा है कि लोग आते भी बहुत हैं और जाते भी बहुत हैं अच्छा, इस इंडस्ट्री के अंदर। रीज़न ये होता है कि एक्चुअली हम ये देख लेते हैं कि सोलर बूस्ट कर रहा है और हम आनन फानन में उस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। लेकिन हमें किसी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में हमें 4 से 5 साल लग जाते हैं। उसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, किस मार्जिन पे हमें काम करना है, हमने एएमसी देनी है। एएमसी भी आप देखिए कि आपको कस्टमर के घर पे जाके एएमसी देनी है, तो बट ऑब्वियस आपकी सर्विस चार्जेस भी उतने होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं करेंगे तो आप सर्विसेज भी नहीं दे पाएंगे। ओके। ये चीज़ नोट करिए कि लोग एक्चुअली बड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन किया कि इस फील्ड में अगर किसी को आना है, एक 20-25 साल के नौजवान लड़के को, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको किसी भी अच्छी कंपनी में पहले आप एक्सपीरियंस लो। ओके। आप देखो 4-5 साल वहाँ पर, एंड उसके बाद में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचिए। ओके। क्योंकि एक 20 या 25 साल की जो एज होती है, वो एक्चुअली उतनी एज नहीं होती है कि आपको एक्चुअली पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे आप बिज़नेस में घुसने के बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जीएसटी भी है, आपका ईएसआई पीएफ भी होता है, आपको अलग अलग क्राइटेरियाज आने लग जाते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद में ही अपना। तो ऐसी इनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग वगैरह तो होती नहीं होगी बिजनेस या इंस्टॉलेशन से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या हमें जॉब ही करनी पड़ेगी, वहाँ से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा? ये आपका बहुत अच्छा वो है, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ ऐसे ट्रेनर्स भी हैं अच्छा। जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते अच्छा, हैं। होती है ट्रेनिंग? हाँ, मुझे याद है एक्चुअली एक लखनऊ के अंदर आपका, लखनऊ में है, एक आपका भोपाल के अंदर है। अच्छा। कुछ ट्रेनर्स हैं जो एक्चुअली आपका 5 to 6 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं इसका। उसमें क्या क्या सिखाते हैं वो? उसमें आपको वो सोलर की पूरी नॉलेज देते हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन वगैरह? इंस्टॉलेशन दी जाती है। इवन दो हमने भी ये बीच में शुरू किया था। अच्छा। बट हमें यहाँ पर इतना रिस्पॉन्स मिला नहीं अच्छा। था, तो हम भी शुरू करके हमने देखा था, तो 2-4 ही एडमिशन्स आए थे। तो वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। एटलीस्ट ये होगा कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो तो आपको वहाँ से हो जाएगा पूरा, एंड बाकी जो फाइनेंस की नॉलेज है वो आप अपने लेवल पे ले सकते हो। Why I ask this question सर, क्योंकि इतनी फास्ट, इतनी तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और उसमें ट्रेनिंग इंडस्ट्री अभी इतनी इवॉल्व ही नहीं हुई है। क्योंकि मेरे को अगर छत पे मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे को उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज अभी होगी जब मैं किसी से सीखूंगा। आपने एक तरीका बताया कि मैं किसी कंपनी में जाके जॉब कर लूँ। अब मेरे को जॉब करनी नहीं है या कोई जॉब दे ही नहीं रहा है, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। एग्जैक्टली। हाँ, इसके लिए आप एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग्स जो प्रोवाइड कर रही हैं, एंड काफ़ी ऐसे आ रहे हैं इसके अंदर ट्रेनर प्रोफेशनल्स जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको A to Z नॉलेज देते हैं उसकी सेगमेंट की। क्योंकि आज देखिए कि जिस तरीके से सोलर इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो हर जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ जब रिजेक्शन आता है तो वहाँ पर A ग्रेड पैनल क्या है, B ग्रेड पैनल क्या है, हमें किससे लगवाना चाहिए, हमें क्या सर्विसेज देते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इंस्टॉलेशंस हमें कैसी परफेक्ट करनी चाहिए जिससे आपको सर्विसेज कम देनी पड़े, किस साइज़ की केबलिंग आपको यूज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थॉट कि अभी 2026 अभी जब हम बैठ के ये शूट कर रहे हैं, और कुछ सालों में ये इस सोलर एनर्जी के अंदर ट्रेनिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूम करेगी या ग्रो होएगी कि जिसमें नॉलेज, एजुकेशन, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी, जिसमें लोगों को ये सिखाया जाएगा कि एक एक पार्ट, इंस्टॉलेशन है, एवरी सिंगल प्रोसेस। एग्जैक्टली। आप ये देखिए कि एक्चुअली आज के टाइम पे सोलर, हम अगर फ्यूचर की बात करें सोलर, तो सोलर एक सर्विस इंडस्ट्री में तब्दील हो जाएगा। मीन्स लोग लगवा तो लेंगे। आज भी हमें जो है वो मार्केट में क्या फेस करने को मिलता है कि
जी वो कॉस्टिंग कम दे रहा है, आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, ज़्यादा है। ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि सर आप ये देखिए कि वो क्वालिटी क्या यूज़ कर रहा है। आपको अगर वो 5 इयर्स की सर्विसेज दे रहा है तो क्या बंदा 5 साल सर्विस मतलब मार्केट में टिका हुआ है बंदा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो 5 साल टिका हुआ होगा, जिसने 5 साल मार्केट में निकाले हैं, वही 5 साल सर्विस आगे दे पाएगा। जो बंदा आज नया आया है मार्केट के अंदर, वो उसको पता ही नहीं होता है इन चीज़ों के लिए, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आती है। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो सोलर पैनल्स की क्लीनिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा। लोग लगवा लेते हैं लेकिन एक्चुअली उनकी एनर्जी एफिशिएंसी नहीं आ पाती उस हिसाब से। हम जाके देखते हैं कि लोगों के यहाँ सोलर जो है पैनल्स क्लीन नहीं है, तो ये सर्विसेज में भी काफ़ी। ये क्लीनिंग, जैसे आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा बोला, क्लीनिंग से भी एनर्जी प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम सही टाइम पे क्लीन ना करें तो हमारी बिजली सही ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगी। क्योंकि सोलर पैनल्स देखिए कि एक्चुअली जो उसके सेल्स होते हैं उसके ऊपर आपकी सनलाइट की रेडिएशन आनी चाहिए। अच्छा। जब सनलाइट रेडिएशन आएगी तो ही वो आपका सोलर जो है वो जनरेट करेगा। हाँ जी। जब हम देखते हैं कि काफ़ी डस्ट हो जाती है उसके ऊपर, आपके कबूतर आके बैठते हैं, तो बिल्कुल वो आपके सेल्स जो होते हैं वो ढक जाते हैं। एंड लोग ऊपर छत के ऊपर जाके देखते भी नहीं है। फिर वो एक सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करते हैं कि जी आपका सोलर पैनल जो है जी वो तो कम जनरेट कर रहा है। कम जनरेट कर जब रहा हम है। अपने सर्विस पर्सन को वहाँ भेजते हैं तो पता पड़ता है कि उन्होंने पैनल की क्लीनिंग ही 1 साल से नहीं करी है उसकी। तो इसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि आपको पैनल जो है वो सोलर पैनल्स क्लीन रखने हैं। जैसे जो पर्सन हाउस ओनर है, तो मैं क्या खुद अपने घर के ऊपर जो सोलर लगा है उसको मैं क्लीन नहीं कर सकता? हाँ आप कर सकते हैं उसमें, एज लाइक जैसे आप अपनी कार को कैसे वॉशिंग करते हैं, माई सेल्फ, मैं हाँ, खुद ही करता तो हूँ। वैसे ही आप अपने सोलर पैनल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे मन में एक डाउट रहेगा कि इससे करंट ना आ जाए, शॉक न लगे, तो उसका कोई टाइम होगा कि सुबह करनी है, शाम को करनी है, किस तरीके से करनी है? देखिए वैसे तो जो इंस्टॉलेशंस आपकी परफेक्ट इंस्टॉलेशंस होती हैं उसमें अर्थिंग्स वगैरह जो है वो प्रॉपर की जाती है। ओके। आपका सोलर पैनल और स्ट्रक्चर की अर्थिंग होती है, आपको लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, इन्वर्टर की अर्थिंग होती है, तो ऐसा शॉकिंग लगने का कोई वो नहीं है अगर आपकी इंस्टॉलेशन परफेक्ट है तो। दूसरा आपने जो बात करी कि सोलर पैनल्स को किस समय साफ़ करना चाहिए, तो इसके लिए रिकमेंडेशन मैं आपको यही करूँगा कि जब आपका सनराइज़ होने से पहले वाला जो टाइम होता है या जब यानी अर्ली सनराइज मॉर्निंग में वी कैन से 6 to अर्ली 7, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे के बीच क्लीन का। कीजिए उसको। अच्छा। वो सबसे अच्छा टाइम होता है क्योंकि उस समय पैनल्स आपके क्लीन होके फिर वो सूख भी जाते हैं, और जब आपकी रेडिएशन बढ़ती है उस समय फिर वो जनरेशन आपकी चलती रहती है। अदरवाइज आप 11 या 12 बजे करेंगे तो हम कैसे होता है कि एक गर्म तवा है उसके ऊपर आप पानी की छींटे डालेंगे तो वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं। तो सेम यही आपका सोलर के साथ में हो। और इवनिंग में भी सेम टाइम, शाम को जब सूरज ऑलमोस्ट। इवनिंग में फिर आप ये कर सकते हैं कि जब आपका सन सेट हो जाए उसके 1 से 1.5 घंटे बाद में। अच्छा, ठंड जब जब वो ठंडा हो जाएगा जब पैनल्स आपके ठंडे हो जाए। ओके। क्योंकि आपका जैसे सन सेट हुआ, चलिए हम पंजाब वगैरह जब गर्मियों की बात करते हैं, हम राजस्थान गुजरात इवन हम बहुत पंजाब में भी चलिए बहुत जी। वो है कि आपके पैनल जो होते हैं बिल्कुल गर्म होते हैं, गर्म होते हैं। और एकदम आपने छाया आते ही आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो भी आपका पैनल में थोड़े स्पॉट्स पड़ जाएंगे। इससे अच्छा सबसे अच्छा ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए, ओके। या फिर अगर लेट नाइट कर रहे हैं तो थोड़ा सन सेट होने के 1-1.5 घंटे बाद में आप कीजिए उसको। सर, जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, लेट्स सपोज पंजाब हमारा फार्मर्स फूड इंडस्ट्री इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, होना भी चाहिए। तो जैसे फार्मर्स हैं उनके पास ना काफ़ी सारे लैंड्स ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज है, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, खेती नहीं हो रही है, तो क्या वो उस लैंड का यूज़ करके सोलर के थ्रू पैसे कमा सकते हैं? उस लैंड पे इंस्टॉलेशन कर सोलर से कैसे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए इसमें ना पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जैसे आपकी प्रधानमंत्री आपकी सूर्यघर योजना है जी। ये छोटे रेजिडेंशियल प्लांट्स के लिए है। वैसे ही पीएम कुसुम योजना है। पीएम कुसुम योजना, हाँ, ओके। जो आपके इवन मैं अगर बात करूँ तो राजस्थान मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी चल रही है। इवन राजस्थान तो काफ़ी आगे है इसमें, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा है कि जहाँ पर आप जो मतलब बैरल लैंड की बात करी आपने, वो राजस्थान में ज़्यादा है। तो वहाँ का जो किसान है
वो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है। एज़ कम्पेयर टू मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो पंजाब, हरियाणा ये एक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लैंड फर्टाइल बहुत है। तो यहाँ पर ऐसी कोई अभी योजना है नहीं, हालांकि गवर्नमेंट कर रही है इसमें, लेकिन जो रेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने तय किया हुआ है वो अगर हम देखते हैं तो उसकी वाइबिलिटी नहीं बैठ पाती। एंड इवन दो आपका हिमाचल के अंदर ये स्कीम चल रही है, जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो 3 रुपये 45 पैसे, 3 रुपीज़ 38 पैसे से 3 रुपये 45 पैसे तक आपको इसमें दे रही है। और वहाँ पर इवन 350 मेगावाट प्रोजेक्ट्स अभी तक लग चुके हैं, और अभी हम भी लगा रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स तो हमारे भी वहाँ पर चल रहे हैं। तो वहाँ पर ये स्कीम ओपन है। आपकी कंपनी के थ्रू अब तक कितनी प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन हुए होंगे जैसे सर, अगर हम चंडीगढ़ पंजाब एरिया की अगर बात मैं करें ट्राई सिटी एरियाज में इसी में बात करूं तो अभी हमारे 6270 प्रोजेक्ट्स हैं। तो 6200 70 70 वाह। मीन्स अगर मैं बात करूं, आप लुधियाना तक का एरिया कवर कीजिए, लुधियाना, अनंतपुर, इस तरीके के। तो हम लोग काफ़ी मतलब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमें एक एक करके सारे प्रोजेक्ट कवर करने पड़ते तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं। एंड इवन अब तो ऐसा भी हो चुका है कि कईयों की एएमसीयां भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, तो उनको सर्विसेज हम वापस दे रहे हैं। क्या बात। 8-8 10-10 साल काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हो चुके जैसे ना एक चीज हम रेजिडेंशियल में रहते हैं तो फ्लैट्स आजकल जो टावर चलते हैं फ्लैट्स होते हैं। अब मेरे वहाँ पे तो छत है नहीं है, मैं लेट सपोज 10 माले की बिल्डिंग है तो छत तो ऊपर है, मैं सोलर पैनल कैसे क्या मैं दीवार पे विंडो पे लगा के बिजली जनरेट कर सकता हूँ? देखिए, जो फ्लैट्स वाला जो सिस्टम है आपका, उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कॉमन करके लेट सपोज G+2 है और रूफ राइट्स जो हैं ऊपर वाले फ्लोर के पास में है, तो आप कॉमन जैसे अगर उन्होंने 3-3 किलोवाट की प्रोजेक्ट्स लगाने हैं तो आपका जो टैंक वाला जो एरिया होता है, आप देखिए कि जब गर्मियाँ होती हैं तो टैंक्स जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। अच्छा, पानी भी गर्म आता है। पानी भी गर्म आता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि जैसे आप ऊपर वाले टॉप फ्लोर वाले को जिसके पास में रूफ राइट्स हैं उसको मना सकते हैं कि भाई आपका जो एरिया जो टैंक वाला है हम उसमें हाई राइज करके थोड़ा सिस्टम को वैसे लगा देते हैं, आपका सिस्टम उड़ जाता है। मीन्स आप उसकी हाइट 7-8 फुट पे ले सकते हैं। ओके। और कॉमन में वो अपना एक लगा ले। कोई ये कहे कि जी मुझे मतलब छत जो है घूमने फिरने के लिए चाहिए, तो ठीक है, एक गार्डन टाइप में बन जाएगा उसका, नीचे आप आराम से बैठिए अपना। हम अगर यहाँ वेव स्टेट वगैरह में देखते हैं, हम अपने काफ़ी ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमने लोगों को लगाए हुए हैं, उन्होंने अपने गार्डन की तरह वो यूज़ कर रहे हैं उसको, ऊपर उन्होंने पैनल लगा दिए। और आज के टाइम पे तो आपके जो सोलर पैनल हैं वो बाईफेशियल आने लग गए। बाईफेशियल मीन्स वो ग्लास टू ग्लास होते हैं। अच्छा, बोथ साइड, दोनों साइड। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सोलर पैनल होता है वो जब सनलाइट रेडिएशन आती है तो ट्रांसपेरेंट होता है वो। अच्छा, तो आपने अगर लगा भी रखा है उसको तो वो नीचे भी आपकी धूप आती है उससे, मतलब ग्लास की तरह रहता है, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। डिफेंस में यूज होता है क्या सर सोलर पैनल का? नहीं, डिफेंस में भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इसको। मतलब जैसे आप बॉर्डर एरियाज में देखें तो वहाँ पर काफ़ी लगाए जा रहे हैं। इवन MES वगैरह जो है उसमें काफ़ी कर रही है प्रोजेक्ट्स, तो वो टेंडर बेस होते हैं आपके। आपके घर पे कौन सा सोलर पैनल लगा हुआ है सर? मेरे घर पे देखिए, अगर आप सपोज कीजिए आपने सोलर पैनल लगाना है जी, ठीक है, और मैं आपके पास में अडानी लेके आऊँ, मैं हैवल्स लेके आऊँ, मैं आपके पास में पिक्सन लेके आऊँ, मैं आपके पास में कुछ भी लेके आऊँ, आप कौन सा लगाएंगे? जो आप सजेस्ट करोगे मैं तो वही लगाऊंगा मेरे को जो बेस्ट लगेगा और जहाँ पे मेरे को ट्रस्ट होगा। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि एक्चुअली जो वेंडर सजेस्ट करे वही लगाए वो पैनल। अच्छा, क्योंकि आज हमें ये पता है कि आज सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे ब्रांड्स हैं जो रियली में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अच्छा, लेकिन नाम किसी और का चलता है। लेबलिंग तो मैंने कहीं देखी नहीं सर सोलर पैनल में। लेबलिंग इन द सेंस सर ये होता है ना कि जैसे लेट सपोज मैं आज एक ब्रांड हूँ और मैं एक्चुअली अपनी मेरे पास में ऑर्डर्स काफ़ी हैं, मैं मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा नहीं कर सकता, तो ठीक है मैं सबलेट कर दूंगा आगे। ओके, कि भाई आप बनाओ इसको इस स्टैंडर्ड पे बनाओ, और जो है आपने ठप्पा जो है वो मेरा लगाना है। तो अगर मैं अपने घर पे देखूं तो मैंने पिक्सन सोलर के पैनल लगा रखे हैं। अच्छा, आपने शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा। पिक्सन एक्चुअली एक कंपनी है गुजरात की,
जो एक बहुत बड़ा मारवाड़ी ग्रुप है, और ये इनका आपका राजकोट के अंदर है इनका। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है खुद का प्लांट है, और पैनल्स मैंने उन्हीं के लगा रखे हैं। तो अच्छा जनरेशन कर रहा है वो। जैसे आप बात कर रहे थे, कोई ऐसी केस स्टडी किसी कस्टमर की रेजिडेंशियल में जो आज एक्चुअली वो बिजली बना के कंज्यूम भी कर रहा है और दे भी रहा है, प्रॉफिट भी है? क्योंकि नेट मीटरिंग जो है वो एक अलग कंसेप्ट है। हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रॉस मीटरिंग में अगर कोई कस्टमर है, जो चंडीगढ़ के अंदर 2016-17 के अंदर ग्रॉस मीटरिंग चलती थी, उसमें 9.5 रुपये पर यूनिट मिलती थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी वो खुद कंज्यूम नहीं कर सकता, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी उसको सेल करनी होती है। तो एक है हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो वो हालांकि अर्निंग कर रहे हैं उससे। कर रहे हैं? हाँ, दैट्स गुड। लेकिन चंडीगढ़ से ही है? चंडीगढ़ से ही है। 2017 के बाद में फिर गवर्नमेंट ने ग्रॉस मीटरिंग को ख़त्म कर दिया था। अब उन्होंने बोला जी हम नेट मीटरिंग ही करेंगे, क्योंकि सारे लोग ग्रॉस मीटरिंग में लगाने लग गए थे। सर सोलर जैसे आजकल इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो विद बैटरी और एक विदाउट बैटरी, दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? देखिए, अगर आपके यहाँ लाइट का कट बहुत ज़्यादा है, पावर कट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो आपको विद बैटरी वाला सिस्टम लगाना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये होगा कि बैटरियाँ आपको, अगर आप लेड एसिड बैटरियाँ लगाते हैं तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 साल बाद में आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो उसकी स्टोरेज करने के कॉस्टिंग ज़्यादा है। ओके। अगर आपके यहाँ पावर कट बिल्कुल नहीं है, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग करना चाहते हैं, तो आप जो है विदाउट बैटरी वाला सिस्टम पे जाइए। उसमें मेंटेनेंस कम है, उसके अंदर वो वाला झंझट भी नहीं है कि आपको 3-4 साल बाद में बैटरियाँ चेंज करनी पड़ेगी। और वैसे आने वाला जो टाइम में, अब आप ये देखिए कि बैटरी स्टोरेज एनर्जी सिस्टम पे काम हो रहा है, तो आपकी स्टोरेज जो है बैटरी की वो इतनी ज़्यादा होने लग जाएगी कि आने वाले टाइम में लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस आपको नहीं दिखेंगे। लोग सोलर से एनर्जी जनरेट करेंगे, बैटरीज में स्टोर करेंगे, और नाइट के टाइम पे वो वही एनर्जी यूज़ किया करेंगे। ये टाइम कब तक आएगा? आप 5 से 6 साल के अंदर देखिए, 2030 तक। 2030 तक आपको डेफिनेटली ऐसा टाइम भी दिख जाएगा कि आज ये देखिए कि गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ भी कीजिए, बाकी मुझे दे दीजिए, जब आपको चाहिए मैं दे दूंगा वापस। हाइब्रिड मॉडल पे आप नहीं, आप मतलब यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होता है। अच्छा। एक टाइम ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट ये कह देगी कि जी अब हम बिजली नहीं ले सकते। अच्छा। अगर हम लेंगे तो अगर आपको वापस देंगे तो उसका रेट अलग होगा, और आपको जो सेल करेंगे उसका रेट अलग होगा। यहाँ पर ना मेरा एक डाउट था, लेते टाइम उनका क्या रेट होता है? जब वो कोई गवर्नमेंट हमसे बिजली ले रही है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें तो देने का तो पता है चलो क्या रेट पर, जब हमसे लेती है तो क्या रेट, क्या? देखिए, इसमें नेट मीटरिंग में है। नेट मीटरिंग में आप ये देखिए कि नेट मीटरिंग में होता क्या है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी लेट सपोज आपने 600 यूनिट बिजली बनाई, ओके, सोलर से आपने बनाई, आपने 400 यूनिट कंज्यूम किए उस महीने में, 200 बची, तो 200 यूनिट आपके नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये जो कैरी फॉरवर्ड है वो आपका 1 साल तक चलता रहेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको यूज़ करना है। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो लैप्स हो जाता है आपका। तो ये नेट मीटरिंग है। जो चंडीगढ़ है वो आपका क्या करता है, इसको, ये मैंने पंजाब का बताया, चंडीगढ़ क्या करता है कि अगर आपके 200 यूनिट आपके बचे हुए हैं तो एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन उनकी जो एवरेज पावर परचेस कॉस्ट होती है, जो आज की डेट में 3 से 3.25 रुपये पर यूनिट है, मतलब जिस रेट पे बिजली बोर्ड बिजली खरीदता है वो रेट कम होती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी तो कमाएंगे, क्योंकि वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो 9 या 10 रुपए की होती है। तो ये डिफरेंस होता है। अब आप ये देखिए कि 1000 यूनिट लेट सपोज आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिए, और नेट बिलिंग में आप जाते हैं तो आपको 3000 से 3500 रुपये आपको मिलता है। और जब वही बिजली आपको लेनी होगी 1000 यूनिट तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। तो नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में आई कैन से कि एक यूनिट 3 से 4 रुपये
गवर्नमेंट लेते टाइम और देते टाइम 10 रुपए की, वो तो हमें पता ही है। हाँ। तो ये साफ रहता है। अगर कोई सर, जैसे अभी हम बिजनेस की बात कर रहे थे, अगेन कम टू द बिजनेस पॉइंट, क्योंकि लोगों को ना लगाने का तो पता है, लोगों का आजकल ये कि मैं इस इंडस्ट्री में से घुस के कैसे पैसे कमा सकता हूँ। पैसे नहीं है वो आपने बताया, पैसे हैं तब मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव अ 5 लाख रुपीज, मेरे को एक इन्वेस्टमेंट करनी है सेफ एंड साइड। 3 स्टेप, अगर हम कोई भी ऑडियंस, अगर कोई पर्सन ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको अगेन दे वांट टू हंग्री कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास लेट्स सपोज 5 लाख रुपए है और इजी सिंपल स्टेप, मेरे को बिजनेस करना है, 1 करोड़ रुपए कमाना है, देन हाउ? आज के टाइम पे अगर आप ये देखें तो लोग जो हैं, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि सर्विसेज जो हैं उससे बड़े परेशान हैं कि लोग लगा के तो चले जाते हैं लेकिन एक्चुअली टाइमली सर्विसेज नहीं देते हैं, या पता पड़ता है कि जिससे लगवाया 25 साल की वारंटी तो दे गया लेकिन 2 साल बाद में वो कंपनी बंद करके चला गया। अब अच्छा वो फाइट किससे करेगा, किससे सर्विसेज लेगा, कहाँ वारंटी कार्ड है, कहाँ क्या है। तो इन चीज़ों से लोग बड़े परेशान हैं। एक जो मैंने आपको सोलर पैनल क्लीनिंग का बताया, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्लीनिंग का, क्लीनिंग जैसे कार रिपेयरिंग सर्विसिंग का होता है, जैसे आज आपके टाइम पे कार जो है लोग एक्चुअली उसकी जो वॉशिंग तक वॉशिंग, हाँ, आपको घर पे सर्विस प्रोवाइड बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके के बिजनेसेस में घुस के काफी ज्यादा आप अच्छा वो कर सकते हैं। इनके कोई टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, अगर कोई पर्सन लेके उनसे उनके टूल्स के थ्रू जाके क्लीनिंग करके इजीली कर सकता आज आपके टाइम पे ये मान के चलिए कि ये जो प्रेशर पंप्स आते हैं आपके, वो एक्चुअली हार्डली आपको अच्छी क्वालिटी के 5 से 7 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। पूरी किट आ जाती है, पूरी किट आ जाती है। अच्छा। एंड आपको मैन पावर ही चाहिए, आपको मतलब आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए जिनके यहाँ सोलर लगा हुआ है, उनसे आप सर्विसेज लीजिए कि आपको क्लीनिंग जो है वो जनरली टाइम पे क्या अमाउंट चार्ज कर सकते हैं अगर कोई पर्सन ये हमें देख रहा है एंड दे वांट टू रियली अर्न द मनी, कि एक सोलर पैनल इतने व इतने का है और मैं इसको मैं उनको क्लीनिंग करने का कितना चार्ज? जनरली ये होता है कि जैसे 3-5 किलोवाट के जो प्रोजेक्ट होते हैं जो आपके रेजिडेंशियल होते हैं, वो 1500 से 2000 रुपये चार्जेस करते हैं। जिसमें वो आपके पूरे सिस्टम को चेक भी करते हैं, चेक करके प्लस क्लीनिंग करके, प्लस क्लीनिंग भी आपके करते हैं आपका। जैसे कार वॉश का 300-400, मतलब इट्स डिपेंड ऑन द लोकल एरिया एंड सिचुएशन। बट इसमें भी मैं ये कहूँगा कि सर्टिफाइड वेंडर्स होना चाहिए। आपको ये भी पूछना पड़ेगा क्योंकि जिसने प्लांट लगाया है पहले आपको उससे भी एनओसी लेनी पड़ेगी। कल को अगर सपोज कीजिए आपने कुछ क्लीनिंग करी या कुछ ऐसा किया और उसके सिस्टम वो उसके अंडर एएमसी है, कल को वो हो सकता है। तो आपको मतलब पूरा एक सर्टिफाइड तरीके से ट्रेनिंग कोर्स करके फर्स्ट हमें क्लीनिंग करने का जो बिजनेस है पहले उसकी सर्टिफिकेशन सीख के सर्टिफिकेशन लेके देन वी हैव टू स्टार्ट। पैनल कैसे क्लीन करना है, क्या क्या चीजें चेक करनी है। मैंने ये देखा है कि लोग एक्चुअली सोलर पैनल के ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा। वो ये देखते हैं कि देखिए हमारा पैनल जो है कितना मजबूत है जबकि आप ये देखिए कि अच्छा ये चीज़ें हमारे उस टाइम पे भी थी। 2000 में अगर 13-14 की बात करूं तो कुछ पैनल्स वाले जब हमारे पास में आते थे तो उनके जो सेल्स पर्सन होते थे वो एक्चुअली बैठ के दिखाते थे। बोले जी देखिए हमारा पैनल जो है जी टूटता नहीं है। अब उस समय हमें भी ये चीज़ लगती थी कि हाँ यार है तो मजबूत, लेकिन जब धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में पुराने हुए तब ये पता पड़ने लगा कि नहीं, वो आपकी टेक्निक जो है वो गलत है। आपका जो सोलर सेल होता है वो काफ़ी फ्रेगाइल होता है और वो ग्लास के नीचे होता है। जब आप उसके ऊपर बैठते हैं या जब आप उसके ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर माइक्रो क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो माइक्रो क्रैक्स जो होते हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते रहते हैं। इसलिए देखिएगा आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होती हैं वो कभी आपको ये नहीं कहती जी आप पैनल्स के ऊपर चढ़िए या उसके ऊपर बैठ के इंस्टॉलेशंस कीजिए। तो आपको सोलर पैनल के ऊपर चढ़ना नहीं है, नहीं तो वो एक्चुअली उसके सेल्स क्रैक हो जाएंगे आपके। सो लेट्स सपोज आई हैव अगेन कम टू द क्वेश्चन, आई हैव मनी, मेरे को अगर फर्स्ट आई नीड टू लर्न, मेरे को प्रोसेस सीखना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, देन इट्स इज़ अ वेरी सिंपल बिजनेस कि आई कैन क्लीन गो टू द होम ऑफ पर्सन कि मेरे पास ये मेरा सर्टिफिकेशन है और ये मेरा एक ट्रस्ट है। जो आपको इलेक्ट्रिकल का एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए तो आप कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी अगर कोई बिजनेस इस इंडस्ट्री में आना चाहता है? जैसे आपने एक तो ट्रेनिंग का बता दिया और सर्टिफिकेशन का, उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसमें थोड़ा सा और एलोबरेट। देखिए स्किल्स में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी को सर्विस इंडस्ट्री में जाना है तो बट ऑब्वियस उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए
करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, मल्टीमीटर से कैसे टेस्टिंग होती है, तो वो सर्विस इंडस्ट्री में अच्छा चल सकता है। अगर मैं सेल्स में बात करूं तो फिर सेल्स में तो आप अगर कुछ भी बेच सकते हैं तो तो फिर वो कर सेम सकते, ही है आप सेम ही। टेक्निक। एनी स्पेसिफिक एडवाइस यू वांट टू गिव कि कोई पर्सन, चाहे वो किसी भी एज का है, हमें देख रहा है, आप उसको एडवाइस करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू, एज अ बिजनेस ओनर या एज अ कंज्यूमर? देखिए, मैं जो सजेशन देना चाहूँगा वो हर मतलब कस्टमर को यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी लगाएं सोलर, देखिए हम बात तो करते हैं कि 25 to 30 years वारंटी के अंदर, लेकिन जब भी आप लगवाएं किसी से तो खाली आप कॉस्टिंग के पीछे ना जाएं, आप पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए कि जिस कंपनी से आप लगवा रहे हैं वो कंपनी कितने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है मार्केट के अंदर, कितने इंस्टॉलेशंस कर चुकी है, कितनी उनके पास में सर्विस टीम है। क्योंकि आपको सर्विस घर पे तभी वो प्रोवाइड कर पाएंगे जब उनके पास में पूरी सर्विस टीम होगी। तो ये मेरा सबसे बड़ा सजेशन रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट के अंदर ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं, हर किसी की देखिए अपनी मेंटालिटी होती है। कोई मार्केट में 1-2 साल के लिए आता है, कोई मार्केट में ये होता है कि एक्चुअली पुराना काम कर रहा है तो उसके लिए एक लाइबिलिटी और विजन है उसका कि यार मुझे एक्चुअली इसी इंडस्ट्री में रहना है। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप किससे लगवा रहे हैं, क्या लगवा रहे हैं। सोलर पैनल्स की जो क्वालिटी होती है उसको आपको चेक करना चाहिए और अपने नियर बाई लोगों से लगवाइए ताकि आपको सर्विसेज मिल सके। बाकी सोलर आपका बहुत कामयाब है। इवन आप देखिए कि 25-30 साल तक भी आपका जो सोलर पैनल होता है वो 80% की एफिशिएंसी देता है। तो कई लोग मुझसे ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि 30 साल बाद में क्या होता है कि पैनल्स को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, 30 साल बाद में पैनल की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। जैसे हम ह्यूमन बींग है, आज अगर मैं लेट सपोज 42 ईयर्स का हूँ तो ऑब्वियस ही बात है मैं जब 60 की ईयर्स में जाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी भी डाउन होगी। तो ये तो मशीनरी है, इनकी भी एफिशिएंसी डाउन होगी। आर यू सेटिस्फाइड कि अगर आप सोलर में नहीं किसी और बिजनेस में होता, सोलर में आने के बाद यू आर सेटिस्फाइड कि आई एम इन द गुड इंडस्ट्री? नहीं, मैं वैसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं बहुत अच्छी इंडस्ट्री में हूँ। हालांकि कभी मैं टेलीकॉम से शुरू हुआ, ठीक है, एंड उसके बाद में सोलर इंडस्ट्री में आप ये देखिए कि मैं आया और मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे आ गया। वो बोलते हैं कि एक्चुअली मैं सिर्फ उस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि आप अपने कर्म करते चलो, फल अपने आप मिलता रहेगा। मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल एक याद आता है कि एक्चुअली मैं 2017 में एक चंडीगढ़ में एक A to Z टेंट वाले थे, उनसे मिला था मैं, और उनका मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था 17 से 18 फुट हाइट के ऊपर लेना। 17 से 18 फुट हाइट के ऊपर? मैंने वो 200 स्क्वायर यार्ड की कोठी थी उसके ऊपर। अच्छा, उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी, कोठी का साइज़ कम था, तो हमने उनके पास पूरा सिस्टम जो है उठा के लगाया था। वो तो रूफटॉप पे था या जमीन पे? अच्छा, रूफटॉप पे। ओके। लेकिन उठाना इसलिए पड़ा क्योंकि एक्चुअली सिस्टम बड़ा लगाना था और शेडो को बचाना था। अच्छा, तो आप ये देखिए कि 2017 में वो सिस्टम लगा था एंड मिस्टर आर्या थे वो। तो जब मैं उनसे मिला तब वो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि बेटा मैंने ज़िंदगी के अंदर ये देखा कि मैंने मतलब ज़ीरो से शुरू किया था मैंने, और एक टाइम ऐसा था कि मेरे को चंडीगढ़ के अंदर A to Z मेरे पास में ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते थे। लोगों की बुकिंग जो है 2-2 3-3 महीने पहले की होती थी। तो बोले एक टाइम वो भी आएगा, अगर आप अपना क्वालिटी और अपनी रिलायबिलिटी के मतलब विश्वास से लोगों का काम करोगे तो एक्चुअली आपके पास में भी कुछ ऐसा ही टाइम आएगा। और मुझे लगता है कि अभी मैं जस्ट हफ्ते भर पहले ही मैं उनसे मिला था। अच्छा। तो मैंने उनको उसी चीज़ के लिए कहा था कि सर वो टाइम शायद वो आपने जो बात कही थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो लोग अच्छी तरीके से काम करें, क्वालिटी बेस्ड काम करें, तो आपको काम की कमी नहीं है। क्वेश्चंस बहुत है सर, अगेन वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर precious important time to our podcast. Any advice, any question, any thought you want to share again with our audience? मैं अगर थॉट की बात करें तो ये जो पूरा आज तक की जो जर्नी है मैंने उसमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि आप
कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि हम जब कर्म करते रहेंगे तो फल तो अपने आप मिल ही जाएगा। बस ये है कि आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से करते रहिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ये पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए आई एम रियली थैंक्स टू यू। और इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान आपको क्या ऐसी पावरफुल लर्निंग मिली विच यू रियली इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। जो बेस्ट लाइन होगी उन पर्सन को हम सिलेक्ट करेंगे अपने पॉडकास्ट इस पूरे वीडियो के थ्रू, एंड we will reach out to you. We will have some gift for 3% who will mention their learning, their motivation, the learning that you grab. So end तक इस पॉडकास्ट को देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच। दिस इज मी राहुल गुप्ता। मिलते हैं इन अनदर वीलॉग और इन अनदर पॉडकास्ट ऑन इवेंट्रा वीलॉग। थैंक यू सो मच।